प्रस्तुत है आंधी कहानी का बचा हुआ भाग। लिखा है बाबू। लैला की आंखों में स्वर्ग हंसने लगा। वह फुर्ती से पत्र मोड़कर रखती हुई हंसने लगी। मैंने अपने मन में कहा, अब यह पूछेगी वह कब आवेगा, कहाँ मिलेगा। किंतु लैला ने यह सब कुछ नहीं पूछा। वह सीढ़ियों पर अर्धशयनावस्था में जैसे कोई सुंदर सपना देखती हुई मुस्कुरा रही थी। युवक दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी भाषा में कुछ घबरा कर कहा, पर लैला लेटे ही लेटे बोली। युवक भी बैठ गया। लैला ने मेरी ओर देखकर कहा, तो बाबू वह आवेगा, मेरी चारयारी खरीदेगा, गुल से भी कह दो। मैंने समझ लिया कि युवक का नाम गुल है। मैंने कहा, हाँ, वह तुम्हारी चारयारी खरीदने आवेंगे। गुल ने लैला की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखा, परंतु मैं जैसे भयभीत हो गया। अपने ऊपर संदेह होने लगा। लैला सुंदरी थी, पर उसके भीतर भयानक राक्षस की आकृति थी या देव मूर्ति। यह बिना जाने मैंने क्या कह दिया। इसका परिणाम भीषण भी हो सकता है, मैं सोचने लगा। रामेश्वर को मित्र तो मानता नहीं, किंतु मुझे उससे शत्रुता करने का क्या अधिकार है। चंदा के दक्षिणी तट पर ठीक मेरे बंगले के सामने एक पाठशाला थी। उसमें एक सिंहली सज्जन रहते थे। न जाने कहां कहां से उनको चंदा मिलता था। वे पास पड़ोस के लड़कों को बुलाकर पढ़ाने के लिए बिठाते थे। 2 मास्टरों को वेतन देते थे। उनका विश्वास था कि चंदा का तट किसी दिन तथागत के पवित्र चरण चिन्ह से अंकित हुआ था। वे आज भी उन्हें खोजते थे। बड़े शांत प्रकृति के जीव थे। उनका श्यामल शरीर, कुंचित केश, तीक्ष्ण दृष्टि, सिंहली विशेषता से पूर्ण विनय, मधुर वाणी और कुछ कुछ मोटे अक्षरों में 24 घंटे बसने वाली हंसी आकर्षण से भरी थी। मैं कभी कभी जब जीभ में खुजलाहट होती वहां पहुंच जाता। आज की वह घटना मेरे गंभीर विचार का विषय बनकर मुझे व्यस्त कर रही थी। मैं अपनी डोंगी पर बैठ गया। दिन अभी घंटे 1.5 घंटे बाकी था। उस पार खेकर डोंगी ले जाते हुए बहुत देर नहीं हुई। मैं पाठशाला और ताल के बीच के उद्यान को देख रहा था। खजूर और नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों की जिसमें निराली छटा थी। एक नया पीपल अपने चिकने पत्तों की हरियाली में झूम रहा था। उसके नीचे शिला पर प्रज्ञा सारथी बैठे थे। नाव को अटकाकर मैं उनके समीप पहुंचा। अस्त होने वाले सूर्य बिंब की रंगीली किरणें उनके प्रशांत मुखमंडल पर पड़ रही थी। 2-2.5 हजार वर्ष पहले का चित्र दिखाई पड़ा, जब भारत की पवित्रता हजारों कोस से लोगों को वासना दमन कराना सीखने के लिए आमंत्रित करती थी। आज भी आध्यात्मिक रहस्यों के उस देश में उस महती साधना का आशीर्वाद बचा है। अभी भी बोध वृक्ष पनपते हैं। जीवन की जटिल आवश्यकता को त्याग कर जब कासाय पहने संध्या के सूर्य के रंग में रंग मिलाते हुए ध्यान स्तिमित लोचन मूर्तियां अभी देखने में आती हैं, तब जैसे मुझे अपनी सत्ता का विश्वास होता है और भारत की अपूर्वता का अनुभव होता है। अपनी सत्ता का इसलिए कि मैं भी त्याग का अभिनय करता हूँ ना, और भारत के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विजय धर्म में है। अधरों में कुंचित हंसी, आंखों में प्रकाश भरे प्रज्ञा सारथी ने मुझे देखते हुए कहा, आज मेरी इच्छा थी कि आपसे भेंट हो। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मैं प्रत्यक्ष ही आ गया, नहीं तो ध्यान में बाधा पड़ती। श्रीनाथ जी, मेरे ध्यान में आपके आने की संभावना न थी, तो भी आज एक विषय पर आपकी सम्मति की आवश्यकता है। मैं भी कुछ कहने के लिए ही यहाँ आया। पहले मैं कहूँ कि आप ही आरंभ करेंगे। सथिया के लड़के कल्लू के संबंध में तो आपको कुछ नहीं कहना है। मेरे बहुत कहने पर मुसहरों ने उसे पढ़ने के लिए मेरी पाठशाला में रख दिया है और उसके पालन के भार से अपने को मुक्त कर लिया है। अब वह 7 बरस का हो गया है। अच्छी तरह खाता पीता है, साफ सुथरा रहता है, कुछ कुछ पढ़ता भी है। प्रज्ञा सारथी ने कहा, चलिए, अच्छा हुआ, एक रास्ते पर लग गया। फिर जैसा उसके भाग्य में हो। मेरा मन इस घरेलू बंधनों में पड़ने के लिए विरक्त सा है। फिर भी न जाने क्यों कल्लू का ध्यान आ ही जाता है। मैंने कहा, तब तो अच्छी बात है, आप इस कृत्रिम विरक्ति से उब चले हैं, तो कुछ काम करते लगिए।
मैं भी घर जाना चाहता हूँ। न हो तो पाठशाला ही चलाइए। कहते हुए प्रज्ञा सारथी ने मेरी ओर गंभीरता से देखा। मेरे मन में हलचल हुई। मैं एक बकवादी मनुष्य, किसी विषय पर गंभीरता का अभिनय करके थोड़ी देर तक सफल वाद विवाद चला देना और फिर विश्वास करना, इतना ही तो मेरा अभ्यास था। काम करना, किसी दायित्व को सिर पर लेना असंभव। मैं चुप रहा। वह मेरा मुंह देख रहे थे। मैं चतुरता से निकल जाना चाहता था। यदि मैं थोड़ी देर और उसी तरह सन्नाटा रखता तो मुझे हाँ या नहीं कहना ही पड़ता। मैंने विवाह वाला चुटकुला छेड़ ही तो दिया। आप तो विरक्ति भिक्षु हैं। अब घर जाने की आवश्यकता कैसे आ पड़ी? भिक्षु? आश्चर्य से प्रज्ञा सारथी ने कहा। मैं तो ब्रह्मचर्य में हूँ, विद्याभ्यास और धर्म का अनुशीलन कर रहा हूँ। यदि मैं चाहूँ तो प्रव्रज्या ले सकता हूँ, नहीं तो गृही बनने में कोई धार्मिक आपत्ति नहीं। सिंहल में तो यही प्रथा प्रचलित है। मेरे से यह प्राचीन आर्य प्रथा भी थी। मैं गृहस्थ जीवन से परिचित होना चाहता हूँ। तो आप ब्याह करेंगे? क्यों नहीं, वही करने तो जा रहा हूँ। देखता हूँ स्त्रियों पर आपको पूर्ण विश्वास है। अविश्वास करने का कारण ही क्या है? इतिहास में आख्यायिकारों में कुछ स्त्रियों और पुरुषों का दुष्ट चरित्र पढ़कर मुझे अपने और अपनी भावी सहधर्मिणी पर अविश्वास कर लेने का कोई अधिकार नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परीक्षा देनी चाहिए। विवाहित जीवन सुखदायक होगा? मैंने पूछा। किसी कर्म को करने के पहले उसमें सुख की ही खोज करना क्या अत्यंत आवश्यक है? सुख तो धर्माचरण से मिलता है, अन्यथा संसार तो दुखमय है ही। संसार के कर्मों को धार्मिकता के साथ रखने में सुख की ही संभावना है, किंतु ब्याह जैसे कर्म से तो सीधा सीधा स्त्री से संबंध है। स्त्री? कितनी विचित्र पहेली है। इसे जानना सहज नहीं। बिना जाने ही उससे अपना संबंध जोड़ लेना कितनी बड़ी भूल है। ब्रह्मचारी जी, मैंने हंसकर कहा। भाई, तुम बड़े चतुर हो। खूब सोच समझकर, परख कर तब संबंध जोड़ना चाहते हो ना, किंतु मेरी समझ में संबंध हुए बिना परखने का दूसरा उपाय नहीं। प्रज्ञा सारथी ने गंभीरता से कहा। मैं चुप होकर सोचने लगा। अभी अभी तो मैंने एक कांड का बीजारोपण किया है, वह क्या लैला के स्वभाव से परिचित होकर। मैं अपनी मूर्खता पर मन ही मन तिल मिला उठा। मैंने कल्पना से देखा, लैला प्रतिहिंसा भरी एक भयानक राक्षसी है। यदि वह अपने जाति स्वभाव के अनुसार रामेश्वर के साथ बदला लेने की प्रतिज्ञा कर बैठे, तब क्या होगा? प्रज्ञा सारथी ने फिर कहा। मेरा जाना तो निश्चित है। ताम्रपर्णी की तरंग मालाएं मुझे बुला रही हैं। मेरी एक प्रार्थना है, आप कभी कभी आकर इसका निरीक्षण कर लिया कीजिए। मुझे एक बहाना मिला। मैंने कहा, मैंने बैठे बिठाए एक झंझट बुला ली है। मैं देखता हूँ कि कुछ दिनों तक तो मुझे उसमें फंसना ही पड़ेगा। प्रज्ञा सारथी ने पूछा, वह क्या? मैंने लैला का पत्र पढ़ने और उसके बाद का सब वृतांत कह सुनाया। प्रज्ञा सारथी चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, आपने इस काम को खूब सोच समझकर करने की आवश्यकता पर तो ध्यान न दिया होगा, क्योंकि इसका फल दूसरे को भोगने की संभावना है ना। मुझे प्रज्ञा सारथी का यह व्यंग अच्छा न लगा। मैंने कहा, संभव है कि मुझे भी कुछ भोगना पड़े। भाई, मैं तो देखता हूँ संसार में बहुत से ऐसे काम मनुष्य को करने पड़ते हैं जिन्हें वह स्वप्न में भी नहीं सोचता। अकस्मात वे प्रसंग सामने आकर गुर्राने लगते हैं, जिनसे भागकर जान बचाना ही उसका अभिष्ट होता है। मैं भी इसी तरह ब्याह करने के लिए सिंहल जा रहा हूँ। अंधकार को भेद कर शरद का चंद्रमा नारियल और खजूर के वृक्षों पर दिखाई देने लगा था। चंदा का तार लहरियों में प्रसन्न था। मैं क्षण भर के लिए प्रकृति की उस सुंदर चित्रपटी को तन्मय होकर देखने लगा। कलवा ने जब प्रज्ञा सारथी को भोजन करने की सूचना दी, मुझे स्मरण हुआ कि मुझे उस पार जाना है। मैंने दूसरे दिन आने को कहकर प्रज्ञा सारथी से छुट्टी मांगी। डोंगी पर बैठकर मैं धीरे धीरे डांड चलाने लगा। मैं अनमना सा डांड चलाता हुआ कभी चंद्रमा को और कभी चंदा ताल को देखता।
नाव सरल आंदोलन में तिर रही थी। बार बार सिंहली प्रज्ञा सारथी की बात सोचता जाता था। मैंने घूमकर देखा तो कुंज से घिरा हुआ पाठशाला का भवन चंदा के शुभ्र जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। चंदा का वह तट समुद्र उपकूल का एक खंड चित्र था। मन ही मन सोचने लगा, मैं करता ही क्या हूँ? यदि मैं पाठशाला का निरीक्षण करूँ तो हानि क्या? मन भी लगेगा और समय भी कटेगा। अब मैं बहुत दूर चला आया था। सामने मुचकंद वृक्ष की नील आकृति दिखलाई पड़ी। मुझे लैला का फिर स्मरण आ गया। कितनी सरल, स्वतंत्र और साहसिकता से भरी हुई रमणी है। सुरमीली आंखों में कितना नशा है और अपने मादक उपकरणों से भी रामेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने में वह असमर्थ है। रामेश्वर पर मुझे क्रोध आया और लैला को फिर अपने विचारों से उलझते देखकर झुंझला उठा। अब किनारा समीप हो चला था। मैं मुचकंद की ओर से नाव घुमाने को था कि मुझे उस प्रशांत जल में 2 सिर तैरते हुए दिखाई पड़े। शरद काल की शीतल रजनी में उन तैरने वालों पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने डाना चलाना बंद कर दिया। दोनों तैरने वाले डोंगी के पास आ चले थे। मैंने चंद्रिका के आलोक में पहचान लिया। वह लैला का सुंदर मुख था। कुमुदनी की तरह प्रफुल्ल चांदनी में हंसता हुआ लैला का मुख। मैंने पुकारा, लैला। वह बोलने को ही थी कि उसके साथ वाला मुख गुर्रा उठा। मैंने समझा कि उसका साथी गुल होगा, किंतु लैला ने कहा, चुप, बाबूजी हैं। अब मैंने पहचाना, यह एक भयानक ताजी कुत्ता है जो लैला के साथ तैर रहा है। लैला ने कहा, बाबूजी, आप कहाँ? मेरी डोंगी के एक ओर लैला का हाथ था और दूसरी ओर कुत्ते के दोनों अगले पंजे। मैंने कहा, यूं ही घूमने आया था। और तुम रात को तैरती हो लैला? दिन भर काम करने के बाद अब तो छुट्टी मिली है, बदन ठंडा कर रही हूँ, लैला ने कहा। वह एक अद्भुत दृश्य था। इतने दिनों तक मैं जीवन के अकेले दिनों को काट चुका हूँ। अनेक अवसर विचित्र घटनाओं से पूर्ण और मनोरंजक मिले हैं, किंतु ऐसा दृश्य तो मैंने कभी न देखा। मैंने पूछा, आज की रात तो बहुत ठंडी है लैला? उसने कहा, नहीं, बड़ी गर्म। दोनों ने अपनी रुकावट हटा ली। डोंगी चलने को स्वतंत्र थी। लैला और उसका साथी दोनों तैरने लगे। मैं फिर अपने बंगले की ओर डोंगी खींचने लगा। किनारे पर पहुंचकर देखता हूँ कि दुलारे खड़ा है। मैंने पूछा, क्यों रे, तू कब से यहाँ है? उसने कहा, आपको आने में देर हुई, इसलिए मैं आया हूँ। रसोई ठंडी हो रही है। मैं डोंगी से उतर पड़ा और बंगले की ओर चला। मेरे मन में न जाने क्यों संदेह हो रहा था कि दुलारे जानबूझकर परखने आया था। लैला से बातचीत करते हुए उसने मुझे अवश्य देखा है, तो क्या वह मुझ पर कुछ संदेह करता है? मेरा मन दुलारे को संदेह करने का अवसर देकर जैसे कुछ प्रसन्न ही हुआ। बंगले पर पहुंचकर मैं भोजन करने बैठ गया। स्वभाव के अनुसार शरीर तो अपना नियमित सब करता ही रहा, किंतु सो जाने पर भी वही सपना देखता रहा। आज बहुत विलंब से सोकर उठा। आलस्य से कहीं घूमने फिरने की इच्छा न थी। मैंने अपनी कोठरी में ही आसन जमाया। मेरी आंखों में वही रात्रि का दृश्य अभी घूम रहा था। मैंने लाख चेष्टा की, किंतु लैला और वह सिंहली भिक्षु दोनों ही ने मेरे हृदय को अखाड़ा बना लिया था। मैंने विरक्त होकर विचार परंपरा को तोड़ने के लिए बांसुरी बजाना आरंभ किया। आशावरी के गंभीर विलंबित आलापों में फिर भी लैला की प्रेमपूर्ण आकृति जैसे बनने लगती। मैंने बांसुरी बजाना बंद किया और ठीक विश्राम काल में ही मैंने देखा कि प्रज्ञा सारथी सामने खड़े हैं। मैंने उन्हें बैठाते हुए पूछा, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? यह प्रश्न मेरी विचार विशृंखलता के कारण हुआ था, क्योंकि वे तो प्रायः मेरे यहाँ आया ही करते थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा आना भूल कर नहीं, किंतु कारण से हुआ है। कहिए, आपने उस विषय में कुछ स्थिर किया? मैंने अनजान बनकर पूछा, किस विषय में? प्रज्ञा सारथी ने कहा, वही पाठशाला की देखरेख करने के लिए, जैसा मैंने उस दिन आपसे कहा था। मैंने बात उड़ाने के ढंग से कहा,
आप तो सोच विचार कर काम करने में विश्वास ही नहीं रखते। आपका तो यही कहना है न कि मनुष्य प्रायः अनिच्छावश बहुत से काम करने के लिए बाध्य होता है, तो फिर मुझे उस पर सोचने विचारने की क्या आवश्यकता थी। जब वैसा अवसर आएगा तब देखा जाएगा। कृपया मेरी बातों का अपने मनोनुकूल अर्थ न लगाइए। यह तो मैं मानता हूँ कि आप अपने ढंग के विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु उन्हें क्रियात्मक रूप देने के समय आपकी स्वतंत्रता में मेरा विश्वास संदिग्ध हो जाता है। प्रायः देखा जाता है हम लोग क्या करने जाकर क्या कर बैठते हैं, तो भी हम उसकी जिम्मेदारी से छूटते नहीं। मान लीजिए कि लैला के हृदय में एक दुराशा उत्पन्न करके आपने रामेश्वर के जीवन में अड़चन डाल दी है। संभव है यह घटना साधारण न रहकर कोई भीषण कांड उपस्थित कर सकती है और आपका मित्र अपने अनिष्ट करने वाले को न भी पहचान सके, तो क्या आप अपने ही मन के सामने इसके लिए अपराधी न ठहरेंगे? प्रज्ञा सारथी की ये बातें मुझे बेढंगी सी जान पड़ी, क्योंकि उस समय मुझे उनका आना और मुझे उपदेश देने का ढोंग रचना असह्य होने लगा। मेरी इच्छा होती थी कि वे किसी तरह भी यहाँ से चले जाते, तो भी मुझे उन्हें उत्तर देने के लिए इतना तो कहना ही पड़ता कि आप कच्चे अदृष्टवादी हैं। आपके जैसा विचार रखने पर मैं तो इसे इस तरह सुलझाऊंगा कि अपराध करने में और दंड देने में मनुष्य एक दूसरे का सहायक होता है। हम आज तो किसी को हानि पहुंचाते हैं या कष्ट देते हैं, वह इतने ही के लिए नहीं कि उसने मेरी कोई बुराई की है। हो सकता है कि मैं उसके किसी अपराध का यह दंड समाज व्यवस्था के किसी मौलिक नियम के अनुसार दे रहा हूँ, फिर चाहे मेरा यह दंड देना भी अपराध बन जाए और उसका फल भी मुझे भोगना पड़े। मेरे इस कहने पर प्रज्ञा सारथी ने हंस दिया और कहा, श्रीनाथ जी, मैं आपकी दंड व्यवस्था ही तो करने आया हूँ। आप अपने बेकार जीवन को मेरी बेगार में लगा दीजिए। मैंने पिंड छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा 3 दिन सोचने का अवसर दीजिए। प्रज्ञा सारथी चले गए और मैं चुपचाप सोचने लगा। मेरे स्वतंत्र जीवन में माँ के मर जाने के बाद यह दूसरी उलझन थी। निश्चित जीवन की कल्पना का अनुभव मैंने इतने दिनों तक कर लिया था। मैंने देखा कि मेरे निराश जीवन में उल्लास का छींटा भी नहीं। यह ज्ञान मेरे हृदय को और भी स्पर्श करने लगा। मैं जितना ही विचारता था उतना ही मुझे निश्चिंतता और निराशा का अभेद दिखलाई पड़ता था। मेरे आलसी जीवन में सक्रियता की प्रतिध्वनि होने लगी, तो भी काम न करने का स्वभाव मेरे विचारों के बीच में जैसे व्यंग से मुस्कुरा देता था। 3 दिन तक मैंने सोचा और विचार किया। अंत में प्रज्ञा सारथी की विजय हुई, क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रज्ञा सारथी का काम नाम के लिए तो अवश्य था, किंतु करने में कुछ भी नहीं के बराबर। मैंने अपना हृदय दृढ़ किया और प्रज्ञा सारथी से जाकर कह दिया कि मैं पाठशाला का निरीक्षण करूंगा, किंतु मेरे मित्र आने वाले हैं और जब तक यहाँ रहेंगे तब तक तो मैं अपना बंगला न छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ उन लोगों के आने से आपको असुविधा होगी। फिर जब वे लोग चले जाएंगे तब मैं यहीं आकर रहने लगूंगा। मेरे सिंहली मित्र ने हंसकर कहा, अभी तो 1 महीने यहाँ मैं अवश्य रहूंगा। यदि आप अभी से यहाँ चले आएं तो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि मेरे रहते यहाँ का सब प्रबंध आपकी समझ में आ जाएगा। रह गई मेरी असुविधा की बात, सो तो केवल आपकी कल्पना है। बाकी बचा हुआ भाग अगले वीडियो में, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।